हीरे का उपहार नहीं, मुझे किताब दीजिए, मुझे किताब उपहार में दीजिए। जी हाँ, तो मैं आपको अ, कहानी सुनाने जा रही हूँ अन्ना मणि जी की, जो कि मौसम वैज्ञानिक थी हमारे देश की। ठीक है, उस ज़माने की मौसम वैज्ञानिक, उस ज़माने की एक लड़की जिसकी सोच को है सलाम। और आप इस स्टोरी से इंस्पायर होकर के अपने बच्चों को ये स्टोरी ज़रूर से सुनाएं और उन्हें मोटिवेट करें, क्योंकि आज का ज़माना बदल गया है। बच्चे कहानी कहाँ सुनते हैं, और जो टीवी पर ही, कार्टून में ही लगे रहते हैं। मैं भी अपने बच्चों को कहानी सुनाती हूँ, और ढेरों कहानी की किताबें मैंने बच्चों के लिए मंगा करके रखी हैं। और जो हम अपने टाइम पे कॉमिक्स पढ़ते थे, आप में से कौन कौन लोग हैं जिन्होंने कॉमिक्स पढ़ी हैं? नागराज, ध्रुव शायद से आपको मेरी बात सुन करके अपने पुराने दिन याद आ जाएं। सुपर कमांडो ध्रुव, नागराज, पिंकी, चाचा चौधरी और ऐसी अनेकों कॉमिक्स हुआ करती थी जो कि हम छुप छुप के पढ़ा करते थे। तो वैसी ही कॉमिक्स ढूंढ करके मैं अपने बच्चों के लिए लाई हूँ। टीवी भी उन्हें दिखाती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ वो किताबें पढ़ें। और अभी मेरे बच्चे को ये आदत लग रही है कि वो रात को एक स्टोरी पढ़ करके सोता है। पहले मुझसे सुना करके सोता था, और अब वो खुद से कहानी पढ़ करके सोता है, तो बहुत अच्छा लगता है। किताबों से दोस्ती बहुत अच्छी होती है। टीवी को पहले से ही बुद्धू बक्सा कहा जाता था, इडियट बॉक्स कहा जाता था, और मेरा मानना है कि आज की डेट में भी टीवी बुद्धू बक्सा ही है। और ये फ़ोन भी बुद्धू बक्से हैं अगर हम इनका सही तरह से उपयोग ना करें। अगर हम फ़ोन का सही तरह से उपयोग नहीं करेंगे तो फ़ोन हमारा उपयोग कर रहा है। असल बात यह है कि फ़ोन हमारा उपयोग कर रहा है, फ़ोन हमारे मस्तिष्क का उपयोग कर रहा है, फ़ोन हमारे दिमाग को खा रहा है, फ़ोन हमारी आँखों का उपयोग कर रहा है, वो हमारी आँखों को खा रहा है, आँखों को कमज़ोर बना रहा है। तो कोशिश यही रहनी चाहिए कि हम अपने फ़ोन का, अपने टीवी का सदुपयोग कर सकें, और अपने को ये चीज़ें नुकसान ना पहुंचाए, क्योंकि विज्ञान है, विकास है तो विनाश भी है। कोई भी इन्वेंशन ऐसी है जिसकी फ़ायदे के साथ साथ नुकसान भी हैं। तो मैं आपको सुनाने जा रही हूँ अन्ना मणि की स्टोरी, और उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी कहानी पसंद आएगी। आप अपने बच्चों को ज़रूर सुनाइएगा, जो पेरेंट्स मुझे देख रहे हैं, और इंस्पायर आप भी होइएगा और अपने बच्चों को ज़रूर से कीजिएगा। दोस्तों, अगर ताकत हो तो आप सब कुछ न सही पर बहुत कुछ ज़रूर हासिल कर सकते हैं। वेग जल का हो या किसी इच्छा का, जब ज्वार आता है तो बड़ी बड़ी बाधाएं भी मार्ग नहीं रोक पाती हैं। उस लड़की में भी पढ़ने की इच्छा का अथाह ज्वार भरा पड़ा था। गुड्डा गुड़िया खेलने की उम्र थी, पर 6-7 साल की उम्र में ही पुस्तकों से लगाव हो गया, प्यार हो गया, मित्रता हो गई। और पाठ्यक्रम को तो वो चंद महीनों में ही पूरा कर लेती, और उसके बाद अन्य किताबों के पीछे लग जाती। ठीक है, पास के सार्वजनिक पुस्तकालय में उसने अपना दूसरा घर बना रखा था 8 साल की उम्र में। जब वो 8वें वर्ष में पहुंची, गंभीर मलयालम साहित्य में डूब गई, अनमोल जीवन का आभास होने लगा, तो ज्ञान विज्ञान की ताकत भी समझ आने लगी। हालांकि तब परिवार के लोग अलग ही तैयारी में जुटे थे कि अब लड़की सयानी हो रही है, सबकी तमन्ना थी। और उस टाइम हालांकि अमीर तबके में शादियां इतनी जल्दी नहीं हुआ करती थी, लेकिन फिर भी शादियों की एज जो लड़कियों की होती थी बहुत कम हुआ करती थी। तो सबकी तमन्ना थी कि उसे उम्र के नवे पड़ाव पर कुछ ऐसा दिया जाए, क्योंकि लड़की बहुत बड़े घराने से, बहुत अमीर घराने से बिलोंग करती थी, कि वह खुशी से फूले न समाये। माता पिता ने तय किया कि बेटी को हीरे की बालियाँ भेंट की जाए, क्योंकि पिता बड़े अधिकारी थे तो धन संपदा की कोई कमी न थी। यही होता है ज़्यादातर बच्चों के साथ, कि जेवर के उपहार से शुरुआत होती है, और फिर धीरे धीरे जेवरों का पिंजड़ा तैयार हो जाता है। फिर एक जेवर, दूसरा जेवर, तीसरा पूरे जेवर के सेट तक, और उसके बाद दूसरे, तीसरे, और आगे की यात्रा सतत जेवरों की चलती ही रहती है। ठीक है, और उस महिला को ही कामयाब मान लिया जाता है, और समाज में वही महिलाएं अपनी धौंस दिखाती है ज्वेलरी पहन के, जिसके पास की बहुत सारे जेवर होते हैं। जेवर ही महिलाओं की सुरक्षा बन जाता है, और एक ऐसा हथियार बन जाता है जिसका प्रयोग महिला
दूसरी महिला के खिलाफ करती है। तो आप मेरी बात अच्छे से समझ रहे होंगे। अचरज की बात नहीं, जहाँ पर 4-5 महिलाएं जुट जाएं वहाँ पे जेवर का युद्ध होना तय बात है। ठीक है। विद्वान जन मेरी बात से रिलेट कर रहे होंगे, और सही बात भी है, जेवरों से इतना प्यार करना अच्छी बात नहीं है। तो ऐसे ही जेवर के युद्ध के लिए उस पढ़ाकू लड़की को भी तैयार करने की बुनियाद रखी जानी थी, पर नन्ही विदुषी कमाल की थी। उपहार की भनक लग गई, फिर क्या था, 2 टूक सुना दिया, मुझे कोई जेवर वेवर नहीं चाहिए, मुझे कोई बालियाँ नहीं चाहिए, कोई सोना चांदी हीरा नहीं चाहिए, मुझे मत उलझाओ, मत भटकने दो, बस मुझे पढ़ने दो। जेवर मिलेगा तो भटका देगा। अब देखें, एक छोटी सी बच्ची 8 साल की, क्या सोच उसकी रही होगी। तो कभी कभी लगता है कि क्या ऐसे बच्चों को भगवान मतलब कुछ स्पेशल बना करके भेजता है कि जो 8 साल की उम्र में भी बच्ची की इतनी बड़ी सोच थी। तो हम भी अपने बच्चों को बना सकते हैं इस तरीके का, उन्हें अच्छी शिक्षा, अच्छी अच्छी बातें बता करके, कुछ समय निकाल करके बच्चों को नैतिक स्टोरी, नैतिक कहानियाँ इस टाइप की सुना करके, हमारे महापुरुषों के बारे में बता करके हम उनके मन में इस तरह के भाव ला सकते हैं। ठीक है। तो आगे मैं आपको बताती हूँ कि जितना महंगा सामान, सुरक्षा की उतनी ही ज़्यादा चिंता, तो कौन पाले फिजूल का बोझ। अब तो माता पिता चिंतित हो उठे और उन्हें उदासी भी घेरने लगी कि लड़की ने तो योजना पर पानी फेर दिया। पिता ने समझाया कि बेटी, तुम्हारा जन्मदिन है, उपहार न देंगी तो कैसा लगेगा। बेटी ने विनम्र दृढ़ता से आग्रह किया, पिताजी आप जेवर नहीं, एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका का इस सेट ला दीजिए। पढ़ाई का मोल जानने वाले सिविल इंजीनियर पिता का रोम रोम हर्षित हो गया, क्योंकि पिता भी पढ़ाकू थे। ठीक है, और पढ़ाई का मोल जानते थे, तो बहुत खुश हुए और समझ गए कि बेटी को समझाना व्यर्थ है, उसने अपना रास्ता चुन लिया है। इतनी कम उम्र में ये उसमें पूरी दुनिया के बारे में जान लेने की इच्छा है, तो ये अद्भुत इच्छा है। पिता ने बेटी की मांग पूरी की। बेटी अद्भुत मितव्ययी थी, वो चाहती तो एनसाइक्लोपीडिया का सेट भी ले लेती और हीरो का सेट भी ले लेती, लेकिन बेटी ने ऐसा नहीं किया। तो उन दिनों जब गांधी जी उनके शहर से गुजरे तो बेटी ने उनसे सीखा, सादगी को अपना स्वभाव बना लिया। वो भौतिकी में आगे बढ़ना चाहती थी, पर ब्रिटेन में उन्हें मौसम विज्ञान पढ़ने का अवसर मिला और साथ में छात्रवृत्ति भी। पिता ने पूरे उत्साह और विश्वास से बेटी को विदेश जाने दिया। उन्हें पता था कि बेटी एक दिन कामयाब होकर के घर लौटेगी, और ऐसा ही हुआ। जल्दी ही भारत की इस बेटी का नाम दुनिया की विज्ञान पत्रिकाओं में प्रकाशित होने लगा। लोग उन्हें मौसम वैज्ञानिक अन्नामणि के नाम से जानने लगे। वो मौसम विज्ञान के उपकरण बनाने में माहिर होकर के स्वदेश लौटी, और उन चंद भारतीय वैज्ञानिकों में वो अन्नामणि शामिल थीं जिन्होंने 1960 के आते आते देश को मौसम विज्ञान में आत्मनिर्भर बना दिया था, और भारत को अपना पहला रॉकेट छोड़ना था। पूरी दुनिया की निगाह उस पर टिकी थी। तब सबसे बड़े वैज्ञानिक विक्रम साराभाई ने आग्रह किया, अन्ना तुम मौसम का मिजाज देखना, कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए। ठीक है, तो इतनी बड़ी वो मौसम वैज्ञानिक थी, और अन्ना ने बहुत नाम किया, और बखूबी देश ने अंतरिक्ष में परचम लहरा लिया, क्योंकि जो उस वक्त मौसम की जो गणना की थी, जब हम पहला रॉकेट छोड़ने वाले थे, तो ये जो मौसम की गणना की थी ये भी अन्नामणि ने उस वक्त की थी, और हमारा ये जो मिशन है ये सफल साबित हुआ। तो अन्नामणि जो थी वो देश के लिए वाकई मणि साबित हुई। मौलिक खोज अनुसंधान के उन्होंने अंबार लगा दिए। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग आज ही उनके काम की गाथा गाते नहीं थकता है। जब दुनिया में बहुत कम जगह ओजोन पर अध्ययन हो रहा था, तब अन्ना, जो कि 1918 में पैदा हुई थी और 2001 में उनकी मृत्यु हुई है। तो ऐसे लोग मरते नहीं हैं बल्कि अमर हो जाते हैं, बस उनका शरीर यहाँ से चला जाता है। उन्होंने ओजोन मापने वाला यंत्र बनाया उस समय जबकि दुनिया में बहुत कम जगहों पर ओजोन पर अध्ययन हो रहा था, और दुनिया को आगाह किया कि पर्यावरण का ध्यान रखो, ओजोन परत का छेद बढ़ना दुनिया के लिए अच्छा नहीं है। ताउम्र ज्ञान की तलाश में लगी उस बेटी ने विवाह भी नहीं किया, लेकिन उन्हें विवाह ना करने से भी बहुत ज़्यादा बड़ा काम किया। विवाह करने के बाद क्या होता है, आप विवाह करते हैं और आप बच्चे पैदा करते हैं,
जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है और इंसान खुश होता है कि उसका अंश उसके जाने के बाद भी धरती पर रहने वाला है, जो कि इंसान की फितरत होती है, वो कभी नहीं मरना चाहता। और बच्चों के रूप में उसे जो अंश अपना मिल जाता है तो बहुत खुश होता है, उसे कुछ नहीं होने देता है। तो इस दुनिया में जितने भी प्राणी आए हैं, छोटे छोटे से लेकर के बड़े बड़े, तो सबकी फितरत में यही है कि वो कभी नहीं मरना चाहते। और बच्चों में वो अपना अंश देखते हैं और इसीलिए उसको प्रोटेक्ट करते हैं, उसको संभालते हैं, संचित करते हैं, क्योंकि उसमें वो अपने आप को ही देख रहे होते हैं। इंसान ये धरती छोड़ करके कभी नहीं जाना चाहता, लेकिन उस विज्ञानी ने इससे भी ऊंचा सोच करके उन्होंने विवाह भी नहीं किया। ठीक है, और वह हंस कर एहसास कराती कि मैं खुद को संभाल लूँ तो बहुत है, पढ़ाई लिखाई एक जीवन के लिए कितना कम है। तो सलाम है ऐसी सोच को, और इंस्पायरिंग स्टोरी है जो कि अपने बच्चों को आप सुना सकते हैं। और हाँ, मैं आपको बता रही थी अपने बच्चों के लिए मैं अब ये, क्योंकि फ्रंट कैमरा से है तो आपको समझ में आ रहा होगा पिक्चर देख के, पिंकी, बिल्लू, और देखो फाड़ के बुरे हाल कर दिया। बाल निर्माण की कहानियाँ, मनोरंजन बाल कहानियाँ, ये पढ़ के मेरा बेटा आजकल सोता है। बाल निर्माण कहानियाँ, ये कहानियाँ, तो ऐसे ढेर मेरे यहाँ किताबों के हैं। और मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चों का ध्यान किताबों पे हो और स्टोरी पढ़े, इससे उनकी जो रीडिंग स्किल्स हैं वो भी अच्छी होती हैं। और आजकल आपको पता ही है इंग्लिश मीडियम में ही बच्चे पढ़ते हैं, तो हिंदी भी उनकी अच्छी नहीं होती है। तो अगर हिंदी की बुक्स अगर आप ला करके देते हैं तो वो अगर मज़े मज़े में पढ़ते हैं तो उनकी हिंदी में भी सुधार होता है, पढ़ने की आदत विकसित होती है, टीवी से थोड़ा सा ध्यान कम होता है। तो ये बताने का मेरा सिर्फ एक ही आपको मकसद है कि आप लोग अगर ऐसा कुछ नहीं करते हैं तो प्लीज़ करें और अपने बच्चों को किताबें ला करके दें। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो चुका है, तो अब मैं आप सबों से लेती हूँ इजाज़त। थैंक यू सो मच, बाय बाय। मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ मेरे वीडियो को प्यार दीजिएगा। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और एक कमेंट ज़रूर से कीजिएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे बहुत इंस्पायर करेगा। अप्रिशिएट करने के लिए मुझे कमेंट करें, मुझे बहुत खुशी होगी और मुझे प्रेरणा मिलेगी आगे और अच्छे अच्छे वीडियो बनाने की। आपके एक कमेंट से मेरा मन चहक जाता है और आगे वीडियो बनाने को मेरा मन करता है, क्योंकि मैं भी अभी इस क्षेत्र में नई हूँ और आप लोगों के प्यार की मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो आप सबको मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।